हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सविता और आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्लास 12th के सिलेबस में जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आपको पढ़ना है ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18। और इसके बाद हम हर एक पार्ट में लेकर आएंगे कि हर एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन से हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स, जिन्हें हम निकोजेंस भी कहते हैं और जिनके ग्रुप मेंबर्स हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। Okay, so this is the part second of this lecture, and in this lecture we will study about the nature and occurrence of the elements found in this group। मीन्स कि वो आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, या गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे और उनका नेचर कैसा है, मेटालिक है, नॉन मेटालिक है, या फिर मेटेलॉइड्स हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम यहाँ पर जानेंगे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने लेक्चर 1 में इसका कॉन्फ़िगरेशन देखा था, बट वो कॉन्फ़िगरेशन आपका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन था। और इस लेक्चर में हम दोनों तरह के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे। ओपन यानी पूरा कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन एंड इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, दोनों चीज़ों का। थर्ड इज कोवेलेंट रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। क्या वेरिएशन होता है कोवेलेंट रेडियाई का, आयनिक रेडियाई का, जब हम ग्रुप में डाउन में जाते हैं? दैट मीन्स कि जब हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ आते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं उनके एट कोवेलेंट रेडियाई में और उनके आयनिक रेडियाई में। आयनाइजेशन एंथैल्पी। Ionization enthalpy means the amount of energy which is used to remove the outermost electron। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है इन दिस ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम? व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चेंजेस आते हैं जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं? एंड लास्टली देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं नेचर एंड occurrence। You know, nitrogen and phosphorus are non-metals, arsenic and bismuth are metalloids, and only bismuth is, sorry, arsenic and antimony are metalloids, and last bismuth is metal. And except nitrogen, all the elements are solid. Only nitrogen exists as gas and rest of the elements are in solid state. Okay, next is your electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने पहले एक्सप्लेन करा हुआ है आपको। और ओपन कॉन्फ़िगरेशन है आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ का। और इनके एटॉमिक नंबर में जो डिफरेंस आएगा वो 8, 18, 32 का डिफरेंस है। अगर आप इसको माइनस करके देखेंगे तो एक पे 8, देन 18, देन 32 एंड सो ऑन, ऐसे डिफरेंसेस आएंगे। और ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नाइट्रोजन 1s2, 2s2, 2p3, फॉस्फोरस 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं।
arsenic 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3. This antimony 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p3. Bismuth 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14. आप देख रहे हैं बिस्मथ में 14 जो आपका ऑर्बिटल है वो भी यहाँ पर आ गया है और वो कंप्लीटली फिल्ड है. 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 एंड 6p3. आउटर मोस्ट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखना आता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. ओके. Now next is atomic radii and ionic radii का क्या ट्रेंड है. जनरली आपने पढ़ा है कि जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है एंड लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है. टॉप टू बॉटम इंक्रीज क्यों करती है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं. ओके, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं और क्या होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं शेल्स तो बढ़ती हैं लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम शेल में फिलअप होते हैं और उनका जो न्यूक्लियर चार्ज है तो है वो इंक्रीज होता है जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनका आयनिक रेडिया एटॉमिक रेडिया जो होता है वो डिक्रीज करता है. अब आप यहाँ ट्रेंड में देख सकते हैं नाइट्रोजन इज 70 पिकोमीटर, phosphorus 1110, arsenic 121, antimony 141 and bismuth. There is a little change from antimony to bismuth. And in ionic radii the trend also increases, but we see in case of bismuth it is 76 picometer. arsenic 222 ppm से डायरेक्टली 76 हो गया है क्योंकि आयनिक रेडियाई जो है वो क्या करता है, वो भी इंक्रीज करता है व्हेन वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक. बट सडन डिक्रीज किस में हो गया? बिस्मथ में 76 पिकोमीटर हो गया. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देखा है तो बिस्मथ में जो आपका 4f14 जो f ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है. ओके, यहाँ पर जो f ऑर्बिटल है वो आपका कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है जिसकी वजह से एंटीमनी एंड बिस्मथ की एटॉमिक रेडियाई में आयनिक रेडियाई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. ओके. Now, generally covalent radii increases in moving down the group, but there is a maximum increase in covalent radii from nitrogen to phosphorus. आप देख सकते हैं नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस, नाइट्रोजन इज 70 ppm, फॉस्फोरस इज 1110 ppm में ज़्यादा डिफरेंस है. क्यों डिफरेंस है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू शेल्स ऐड हो रही हैं. However, only a small increase in covalent radii is observed when we move from arsenic to bismuth. This is due to the presence of completely filled D and F orbitals. D and F orbitals की वजह से जो orbitals completely filled होते हैं उनकी वजह से एक शील्डिंग इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से रेडियस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं आर्सेनिक से बिस्मथ के, और आप ये कह सकते हैं एंटीमनी टू बिस्मथ. एंड सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ आयनिक रेडियाई. नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी को शॉर्ट में हम आईपी भी लिखते हैं और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं एंड इसको आईपी से डिनोट करते हैं. ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस रेगुलरली ऑन मूविंग down the group because moving down the group because of increase in atomic size. Okay, ionization enthalpy क्या है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी, और ये आयनाइजेशन
डिक्रीज करती है। क्यों? बिकॉज साइज इंक्रीज करता है। जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, तो साइज इंक्रीज होने से जो आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिमूव करने के लिए हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट इज वाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम मूविंग डाउन टू द ग्रुप। ओके, यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी हुई हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की, और वैल्यूज से आप देख सकते हैं कि रेगुलरली डिक्रीज हो रही है। नाइट्रोजन 336 है, फॉस्फोरस 253.9 है, आर्सेनिक 231 है, एंटीमनी 199 एंड बिस्मथ 184। ओके, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी हाई। आप देख रहे हैं 336 है, ये बहुत हाई है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज होने की वजह से और तो इसमें से जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p3 p सब शेल जो है वो हाफ फिल्ड है। मैंने आपको बताया था हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सब शेल्स आर वेरी स्टेबल, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। वैसे तो आप कहेंगे कि सभी में P3 आ रहा है तो सभी हाफ फिल्ड हैं, बट आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज कर रही हैं, उसका साइज भी बढ़ रहा है, और नाइट्रोजन का क्या है, स्मॉलेस्ट साइज है। ओके, yes, there is only a small change in ionization potential from arsenic to bismuth due to less shielding effect of d electron in arsenic and antimony and d and f electrons in bismuth. Okay, less shielding effect की वजह से यहाँ पर ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है आर्सेनिक और बिस्मथ में। Okay, group 15 elements have higher ionization energy than group 14 and group 16 due to stable half-filled configuration. और अगर हम बात करें group 15 elements, जितने भी हमारे elements है group 15 के, उनकी higher ionization होती, enthalpy होती है in comparison to group 14 and group 16, because इस ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हाफ फिल्ड, क्योंकि लास्ट में सब में P3 आता है। ओके, वहीं अगर हम बात करें ग्रुप 14 की तो P2 आएगा, वहीं ग्रुप 16 की बात करें तो आउटर मोस्ट में P4 आएगा। तो जो हाफ फिल्ड होता है उसकी हायर आयनाइजेशन एनर्जी होगी इन कंपैरिजन टू ग्रुप 14 एंड ग्रुप 16। Next is electronegativity. Electronegativity also decreases gradually on moving down the group from nitrogen to bismuth, because you know जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो जब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। एंड नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, and this electronegativity is inversely proportional to the size of the atom। और ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, साइज अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो साइज बढ़ रहा होगा। यहाँ पर कुछ वैल्यूज दिए हैं। नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है। ये वैल्यूज नाइट्रोजन की तो एटलीस्ट याद रखिएगा। देन फॉस्फोरस 2.1, आर्सेनिक 2.0, एंटीमनी 1.9 एंड बिस्मथ इज आल्सो 1.9। and the last is melting and boiling point. Similar, melting point increases till arsenic and then decreases, but the size of antimony and bismuth is almost similar due to the introduction of D and F electrons। ठीक है, यहाँ पर हम मेल्टिंग पॉइंट और साइज का क्या ले रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इट डिपेंड्स अपॉन द पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी जितना भी उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो जितना स्ट्रांगली हेल्ड होंगे, जितना स्ट्रांगली जुड़े होंगे, उतना ही ज़्यादा वो आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा।
and boiling point also increases on moving down the group. This is the general trend कि जब भी आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली जो है वो आपका इंक्रीज करेगा। और अगर कहीं पर भी कुछ जैसे एंटीमनी बिस्मथ में कुछ सिमिलर वैल्यूज आ रही हैं, it is all due to completely filled D and F orbitals. Okay, so this marks the end of today's lecture. And if you like this video, please give it a big thumbs up. If you're new to the channel, please subscribe my channel. And thanks.